हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। वो सुबह भी आम सुबह सी थी। पंकज अपना ऑफिस बैग लेके काम के लिए निकल रहा होता है कि पीछे से लता की आवाज़ आती है। ज़रा सुनिए, आज घर जल्दी आ जाना, हमें डॉक्टर मेहता के पास जाना है चेकअप के लिए। पंकज और लता माता पिता बनने वाले हैं। ये उनकी पहली संतान है जिसके लिए वो बड़े ही खुश हैं। स्कूटर की आवाज़ पंकज का ध्यान खींच लेती है। आजा छोटे, तुझे मैं नुक्कड़ तक छोड़ देता हूँ। जी भैया, बस 2 मिनट बोल के पंकज अपने बड़े भैया करण के साथ चल देता है। नुक्कड़ में पहुँचते ही नीरज दिखता है उन्हें। पंकज स्कूटर से उतरकर नीरज की तरफ बढ़ के बोलता है, मजले भैया आप यहाँ किसकी राह देख रहे हो? इतने में गुस्से में नीरज कहता है, तू जा अपना काम कर। यहाँ घर में लता किचन में अपनी जेठानी नैना के साथ घर के काम में व्यस्त हो जाती है। तुम जाकर आराम क्यों नहीं कर लेती? लता, ऐसी हालत में तुम्हें इतना काम करना नहीं चाहिए। जेठानी की बात मान के लता आराम करने पड़ती है। तभी नीरज आ धमकता है, मुझे जोरों की भूख लगी है। खाना वाना कुछ बनाया या सिर्फ आराम ही हो रहा है? नैना किचन से आवाज़ लगाती है, हाँ भैया तैयार है खाना, आप बैठिए मैं परोस देती हूँ। लता आराम करने चले जाती है और नीरज किचन में चले जाता है। नीरज मन ही मन में दोनों भाइयों के लिए गुस्से में बड़बड़ाता रहता है। नीरज किचन में आके बैठता है। इतने में ही फ़ोन की रिंग बजती है और नैना बाहर आ जाती है। खाना ना देके भाभी सीधे बाहर चल गई। ये देख के नीरज को और गुस्सा आता है और खुद से ही खाना ले रहा है। नैना किचन में आती है जल्दी से और नीरज उस पर बरस पड़ता है भाभी पर और अपने कमरे में चले जाता है खाना लेकर। नैना दूध लेके लता के पास जाती है और कहती है, दूध पी लेना। और भैया आज गुस्से में है, ज़्यादा ही तो यहीं रहना, मैं मार्केट जाकर आती हूँ। पर बाद में जो होने वाला था वो तो किसी ने सोचा भी नहीं था। 1 घंटे बाद नैना घर के पास आती है सब्जी लेके और देखती है तो क्या भीड़ जमा हुई होती है और घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और रास्ते से लेकर घर के अंदर तक खून के छींटे और खून के भरे पैरों के निशान बने थे। नैना भागे भागी घर के अंदर चली जाती है तो वहाँ लता पागलों की तरह हंसते हुए दिखती है। वो लता के पास जाकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ, और तुम्हारा बच्चा? नैना नीरज को आवाज़ लगाती है पर वो घर पर नहीं रहता। नैना तुरंत बाकी सबको फ़ोन करके घर का हाल बताती है। सब घर दौड़ आते हैं और नैना से पूछते हैं, आप भी थी? पर नैना को कुछ पता ना होने की वजह से कुछ पता नहीं चलता। लता को फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं पर रास्ते में ही लता की मौत हो जाती है। लता के मरने का राज उसी के साथ चला जाता है। 4 दिन बाद कुछ लोग नीरज को बुरी हालत में घर लेके आते हैं। उस वक्त घर में नैना और पंकज थे पर पंकज अब भी उस गम से उभर नहीं पाया था। नैना ने आगे बढ़कर उनमें से एक आदमी से पूछा, क्या हुआ है इनको, कोई दुर्घटना हुई है क्या इनके साथ? वहाँ खड़ा व्यक्ति कहता है, नहीं भाभी जी, हमें कुछ नहीं पता। हमें इसी हालत में ये रास्ते के किनारे पर पड़े मिले। जांच पड़ताल करने पर इनका आईडी कार्ड मिला जिसमें यहाँ का पता था, सो हम यहाँ लेके इनको आ गए। नीरज को घर छोड़कर सारे लोग वहाँ से चल दिए। कुछ देर बाद नीरज को होश आता है और होश में आते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मत मारो मत मारो, छोड़ दो मुझे। आवाज़ सुनते हुए नैना तुरंत दौड़कर नीरज के कमरे में आ जाती है। नीरज नैना को बताता है कि लता पर जिन्न का साया था। जिन्न ने उसे अपने काबू में करके खुद के बच्चे की बलि चढ़ाई। उस वक्त नैना कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। नीरज पीछे से बड़बड़ाते रहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझ पे यकीन कीजिए। पर नैना कुछ न सुनकर वहाँ से चली जाती है। नीरज कमरे से बाहर आकर पंकज के कमरे की तरफ बढ़ता है और दरवाजे के बाहर से ही पंकज से कहता है,
मुझे माफ़ कर देना भाई, मैं कुछ नहीं कर पाया। सारी गलती मेरी है। मेरे वजह से ही घर की ये हालत हुई है। हो सके तो मुझे माफ़ करना। ये कहकर वहाँ से जाता ही है कि तभी पंकज दरवाज़ा खोल के तुरंत नीरज पे टूट पड़ता है। पंकज गुस्से में काफ़ी मार लगाता है नीरज को। दोनों की लड़ाई में इतना शोर हो रहा था कि नैना के साथ साथ आसपास के लोग भी वहाँ आ पहुँचते थे। पंकज नीरज का गला पकड़ते हुए बोल रहा था, मैं खून कर दूंगा तेरा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जैसे तैसे लोगों ने झगड़ा छुड़ाया और पंकज को उसके कमरे में बंद कर दिया और बाहर से चिटखनी लगा दी। संध्या होते ही करण ऑफिस से घर आता है और नैना उससे दोपहर में हुई सारी बातें बताती है। करण नैना से पूछता है, ये बात पंकज को पता है क्या? नैना ना में सिर हिलाती है। दरअसल पंकज अपनी पत्नी के अचानक गुजर जाने से बहुत ही गहरे सदमे में था और उसने अपने आप को कमरे में बंद करके रखा था। ना किसी से बात करता और घर में क्या चल रहा है उस पर भी उसका कोई ध्यान नहीं जाता था। करण नैना से फिलहाल के लिए शांत रहने को कहता है और नीरज को देखने जाता है, पर नीरज अपने कमरे में नहीं होता है। इतने में घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। शायद नीरज ही होगा। ये कहकर नैना दरवाज़ा खोलने जाती है, पर दरवाजे पर पुलिस खड़ी हुई होती है। तभी पुलिस कहती है, हमें एक लाश मिली है। जांच पड़ताल करने पर पता चला मरने वाले का नाम नीरज है और घर का पता यहीं का है। क्या आप जानते हैं नीरज को? इतना सुनते ही करण कहते हैं, जी हाँ, नीरज मेरा मझला भाई है। क्या हुआ इसे? कैसे हुआ ये सब? आस पड़ोस के सारे लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। जैसे ही वहाँ खड़े सब लोगों को नीरज की मौत का पता चला, वैसे ही सब इंस्पेक्टर को बोलना शुरू हो गया। ये सब पंकज का काम है। दोपहर में पंकज ने नीरज को मारने की धमकी दी थी और खूब पीता भी था। पुलिस को मजबूरन पंकज को गिरफ्तार करके थाने ले जाना पड़ा पूछताछ करने के लिए। पंकज को पुलिस स्टेशन लेके आते ही सब इंस्पेक्टर मोहनलाल के हवाले कर दिया गया। अब आगे की तफ्तीश वही करने वाले थे। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल कहते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? तो पंकज कहता है, साहब मेरा नाम पंकज है। तो वो उससे पूछते हैं कि पंकज के आगे पीछे कुछ नहीं है क्या? पंकज कहता है, जी हाँ, पंकज श्यामलाल यादव यानी कि मेरा नाम है। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल कहता है, क्या किया है तुमने? तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? पंकज कहता है, साहब मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल कहता है, यहाँ आने वाला हर व्यक्ति यही कहता है पंकज। इंस्पेक्टर मोहनलाल को शुरू से सब बताता है। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल ठीक है बोलकर हवलदार से कहकर पंकज को लैपटॉप में ले देते हैं और अपने काम में जुट जाते हैं। उनको कुछ याद आ जाता है। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल हवलदार से कहते हैं कि अरे जिसे अंदर डाला है उसका पूरा नाम क्या था? जवाब में हवलदार कहता है, जी पंकज श्यामलाल यादव। श्याम यादव नाम सुनते ही सब इंस्पेक्टर मोहनलाल के दिमाग में कुछ चलता है और वो कुछ फाइलें निकाल कर उसे पढ़ना चालू कर देता है। उसे पढ़ते पढ़ते उसे एक पुराना केस याद आता है जिसका गुनहगार श्यामलाल यादव होता है। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल हवलदार को पंकज को बाहर लाने को कहता है। पंकज जैसे ही आता है उसे बैठने के लिए कहा जाता है। इंस्पेक्टर पंकज से पूछता है, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते थे और आप लोग कहाँ रहते हो? आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो? पंकज जी सब इंस्पेक्टर से कहते हैं और सब इंस्पेक्टर सब कुछ बताता है कि उसके पिताजी के बारे में उसे कुछ पता नहीं है। वो बहुत छोटा था तभी वो गुजर गए थे और माँ ने भी कुछ बताया नहीं पिताजी के बारे में। उसने कहा कि उन्हें उसके बड़े भाई करने से बात करनी चाहिए, वो पिताजी के बारे में बता सकते हैं। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल पंकज से पूछता है, क्या आपके पास आपके पिताजी की कोई फ़ोटो वगैरह कुछ है? पंकज कहता है, अभी तो नहीं है, बट घर में ज़रूर होगी। पंकज हैरानी से पूछता है, साहब आखिर बात क्या है? आप मेरे पिताजी के बारे में इतना क्यों जानना चाहते हो? सब इंस्पेक्टर कहता है, कुछ नहीं, कुछ पता चले तो मैं आपको बताऊंगा। आप फिलहाल आपके लॉकअप में जाइए। इंस्पेक्टर मोहनलाल पंकज के घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा नीरज खोलता है और इंस्पेक्टर को अंदर आने के लिए कहता है।
इंस्पेक्टर तफ्तीश शुरू करते हैं और करण से कहते हैं कि मेरी पंकज से बात हुई है। पंकज ने बताया कि कुछ किया नहीं है, बस वही पूछताछ करने आए हैं यहाँ पर। पंकज ने बताया था उनके पिताजी का नाम श्यामलाल यादव है। क्या उनकी कोई तस्वीर देख सकता हूँ? करण कहता है जी हाँ, बस मैं अभी लाया, और बेडरूम में जाकर पिताजी की तस्वीर लेकर आता है। सब इंस्पेक्टर को देता है। वो तस्वीर देखते ही वे चौंक जाते हैं। अरे ये तो श्यामलाल है, मेरा बचपन का दोस्त। ये कहते ही सब इंस्पेक्टर मोहनलाल करण से कहते हैं श्यामलाल की मौत कैसे हुई, उनको क्या हुआ था? करण थोड़ा सा उलझ जाता है। वो कहता है सर जी, आप तो पंकज की पूछताछ करने आए थे और आप मेरे पिताजी के बारे में पूछ रहे हैं। तो सब इंस्पेक्टर मोहनलाल कहता है क्योंकि श्यामलाल यादव जो आपके पिताजी हैं वो एक ज़माने में मेरा अच्छा दोस्त था। मैं उससे उसकी शादी से पहले से जानता हूँ। और ये कहते ही अपनी कहानी सुनाने लगा। 20 साल पहले की बात है। श्यामलाल की नई नई शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही श्यामलाल के पिताजी मतलब आपके दादाजी का मर्डर हो गया था। और उस समय मैं नया नया इंस्पेक्टर बना था और वो केस मेरे ही पास था। मैंने उस वक्त काफ़ी तफ्तीश की पर कोई सुराग नहीं मिला। उनकी मौत कैसे हुई, किसने मर्डर किया, कुछ पता नहीं चला। और उसके बाद वो केस बंद कर दिया गया। कुछ महीने बाद श्यामलाल की मम्मी की भी इसी तरह से मौत हो गई। किसने मर्डर किया, कौन था, कुछ पता नहीं। फाइल भी ऐसे ही बंद हो गई। श्यामलाल ने एक बार मुझसे कहा उसके ख़ानदान में एक श्राप है जो जिन ने दिया था। उस समय मैंने यकीन नहीं किया था कि जिन वगैरह भी होते होंगे और मैंने उसकी बात मानी नहीं थी। मुझे लगा ऐसा कुछ होगा नहीं, पर शायद मैं गलत था। 20 साल बाद भी तुम्हारे परिवार में मौत का सिलसिला चल ही रहा है, पर इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। सच का पता लगा कर ही रहूँगा। करण थोड़ा डर गया था और डरते डरते उसने कहा कि अगर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे बाबा के साथ क्या हुआ था तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा, मुझे भी मार देगा वो। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल करण से कहता है क्या वो तुमसे बात करता है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। इस पर करण हाँ में सर हिलाता है। मोहनलाल समझ जाता है कि वो इसी घर में है और वो सुन सकता है। मोहनलाल करण को इशारा करता है एक पेज और पेन लाने करने पर, और पेन लेकर आता है। सब इंस्पेक्टर कागज़ पर लिखता है क्या वो पढ़ भी सकता है? उस पर करण लिखता है नहीं सब इंस्पेक्टर, मुझे इस एड्रेस पर आकर मिलना शाम को 7 बजे। करण तय किए गए समय पर उसी जगह पहुंच जाता है जहां सब इंस्पेक्टर मोहनलाल ने उसे बुलाया था। दोनों मिलते हैं। तब करण कहता है कि मेरे पिताजी की मौत जिन ने की थी, वो भी मेरी आंखों के सामने। दरअसल बात यह है कि बहुत पहले की बात है। हम बहुत गरीब थे। मेरे दादाजी लोगों के कपड़े धोते थे, पर घर में इतनी आमदनी नहीं आती थी कि एक बार दादाजी को एक एक चमकता पत्थर मिला जो कि हीरे की तरह चमक रहा था। रात में भी दादाजी ने उसे अपने कपड़ों से घसा और उसी वक्त उनके सामने एक जिन प्रकट हो गया। मेरे दादाजी ने उससे पूछा कि आखिर तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं जिन हूँ और मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। दादाजी ने कहा कि तुम मेरी सारी इच्छा पूरी कर सकते हो, जो मांगूंगा वो दे सकते हो? तो जिन कहता है जितनी इच्छा करोगे उतनी ही तुम्हें बलि चढ़ानी होगी। इस पर दादाजी कहते हैं बलि? लेकिन बलि किस चीज़ की? जिन कहता है तुम्हारे परिवार की या किसी ऐसे व्यक्ति की जो तुम्हारे नज़दीक का हो। उस समय दादाजी थोड़े लालच में आ गए थे और उन्होंने पहले ही इच्छा जता दी थी कि मुझे धन दौलत चाहिए। बदले में जिन ने उनके पिताजी की बलि मांगी। इस पर दादाजी ने इनकार कर दिया और जिन गुस्सा होकर दादाजी के सामने उनके पिताजी का गला काट दिया और दिल निकाल दिया। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल ने पूछा तुम्हें ये सब कैसे पता? इस पर करण कहता है जिन जब भी किसी को मारता है तो पहले उसके सपने में आके उसके परिवार की हत्या कैसी की वो दिखाता है और उसके बाद उस बड़ी बेरहमी से मारता है। मैं और मेरी पत्नी अब तक इसलिए बचे हैं क्योंकि मैंने जिनसे समझौता किया है, और अगर वो मुझे और मेरी पत्नी को ना मारे तो मैं उससे बदले में किसी और की बलि चढ़ा सकता हूँ। और वो मान गया। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल ने पूछा किसकी बलि चढ़वाई तुमने? इस पर करण की आंखें नम हुई और उसने कहा
मेरी बिटिया की, जो जन्म के एक दिन बाद ही उनसे ले ली गई। ये सुनकर मोहनलाल सहम गया और करण को घर जाने के लिए कहा। रात हो चुकी थी। पुलिस स्टेशन में पंकज सो रहा था। तब सपने में वो देखता है कि एक जिन एक व्यक्ति का गला काट कर उसका दिल बाहर निकाल दिया था। उसके बाद पंकज देखता है कि उसके पिताजी मतलब कि श्यामलाल भी वहाँ मौजूद हैं और उस व्यक्ति को बाबा बाबा कहकर पुकार रहे थे। तब उस जिन ने श्यामलाल को 2 टुकड़ों में काट डाला और उसे खाने लगा। पंकज पसीने से लोटपोट हो चुका था, ना भाग पा रहा था ना ही कुछ कर पा रहा था। उसी वक्त जिन की नज़र पंकज पर पड़ती है। पंकज मानो उस समय बहुत सहम जाता है। वो लाल लाल आंखें, लंबा कद, सर पर 2 सींग, पीले लंबे दांत, खून से लथपथ हाथ उसकी ओर बढ़ रहे थे और पंकज कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जिन ने पंकज के करीब, बहुत करीब आके कहा, अब तेरी बारी। और जिन ने दोनों दांत पंकज के गर्दन में गाड़ दिए और पंकज नींद में ही मारा गया। कुछ समय बाद जब इंस्पेक्टर मोहनलाल पुलिस स्टेशन पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोहनलाल समझ चुके थे जिन ने शायद पंकज के सामने में आया और उसको मार दिया होगा। ये सब चल ही रहा था कि तब मोहनलाल का फ़ोन बजता है और करण सब इंस्पेक्टर को घर बुलाता है। पूछने पर करण कहता है, मैं आपको फ़ोन पर नहीं बता सकता, आपको यहाँ आना पड़ेगा। मौत का तांडव रुका नहीं था। अब तक ज़्यादा परिवार पूरी तरह से ख़त्म हो रहा था। घुप अंधेरा और एक लाल टेंट के साथ मोहनलाल किसी अजीब सी जगह चले जा रहा है। जोरों की हवाएं ऐसी चल रही है मानो सब तबाह होने वाला हो। हवाओं में अजीब सी डरावनी आवाज़ें आ रही थी। मोहनलाल का दिल इतने जोरों का धड़क रहा था मानो अब सीना चीर के बाहर आ जाएगा। और पसीने से लथपथ मोहनलाल की कमीज भीग गई थी। कहीं से आवाज़ें आने लगी, आगे मत जाना, आगे मत जाना, बचोगे नहीं, आगे मत जाना। इतने में लाल टेंट बुझ जाता है और मोहनलाल के कानों में एक आवाज़ गूंजती है, अब तेरी बारी। मोहनलाल जल्दी से पलटकर देखता है पर वहाँ कोई नहीं होता। मोहनलाल अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता है। तभी उसके सामने 2 लाल आंखें आ जाती हैं। मोहनलाल आंखों की तरफ निशाना लगा के गोली चलाता है पर वो आंखें वहाँ से गायब होकर दूसरी जगह चले जाती हैं। मोहनलाल वहाँ गोली चलाता है पर वो आंखें अपनी जगह बदलती रहती है। एक अचानक मोहनलाल की गोलियाँ ख़त्म हो जाती हैं और वो आंखें उसके पास आती जाती हैं। एक शैतानी हंसी गूंज उठती है सारी फिजाओं में और तभी मोहनलाल के आगे अंधेरा छा जाता है। मोहनलाल चीख कर उठता है तो खुद को बिस्तर पर पाता है। मोहनलाल का दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था और वो बगल में पानी का गिलास उठाकर पीने लगता है। मोहनलाल घड़ी में देखता है तो सुबह के 7 बजे होते हैं। वो तुरंत तैयार होकर करण के घर के लिए निकलता है। करण के घर पहुंचते मोहनलाल दरवाज़ा खटखटाता है पर कोई खोलता नहीं। मोहनलाल को संदेह होता है कि कहीं आखिरी बच्चे परिवार के साथ कुछ हुआ ना हो। वो दरवाज़ा तोड़ देता है। मोहनलाल आवाज़ लगाता है और धीरे धीरे अंदर की तरफ जाता है। मोहनलाल की नज़र नीचे फर्श पर जाती है। खून के पैरों के निशान करण के बेडरूम तक जा रहे थे। मोहनलाल जब अंदर आता है तो करण और नैना दोनों हवा में लटके होते हैं और दर्द से कर्रा रहे थे। उनकी आंखें लाल हो चुकी थी, खून टपक रहा था मुंह से। दोनों के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। तभी हवा में वही हंसी सी गूंजती है और मोहनलाल के सामने एक धुएं सा बादल खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे वो एक रूप लेने लगता है। मोहनलाल अपने रिवॉल्वर निकालकर गोलियां चलाने लगता है पर उस पर कोई असर नहीं होता। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी पर तुम फिर भी बाज नहीं आए। तुम्हारा भी आज आखिरी दिन होगा। ऐसा कहकर जिन ने मोहनलाल को अपने जादू से हवा में उछाला और गेंद की तरह फेंक दिया। मोहनलाल धड़ से जाकर एक लकड़ी की अलमारी में जा गिरा। जिन ने कहा, पहले इनको बलि चढ़ा दूं, फिर तुम्हारी बारी। मोहनलाल के हाथ अचानक वही पत्थर गिरता है। उसकी चमक देखकर मोहनलाल को करण की बात याद आती है कि उसके दादाजी को एक पत्थर मिला था जिससे घिसने पर वो जिन निकला था। वहाँ जिन करने और नैना की जान लेने ही वाला होता है कि तभी वो रुक जाता है। पलट के देखने पर उससे वो पत्थर मोहनलाल के हाथों में दिखता है और वो मोहनलाल को वही कहता है जो उसने करण के दादाजी से कहा था। मोहनलाल जिनको कहता है, ठीक है, मैं जो मांगू वो तू देगा ना।
तो सुन, तू मेरी बलि स्वीकार कर, पर बदले में ये वादा कर कि तू इस पत्थर को नष्ट करके हमेशा हमेशा के लिए इस जहान से चले जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। करण और नैना दोनों ज़मीन पर गिरते हैं और जो हुक्म मेरे आका कहकर वो उस पत्थर को नष्ट कर देता है। नैना और करण होश में आते हैं। तब मोहनलाल उनसे ये बात अपने तक ही रखना, श्यामलाल के बहुत एहसान है मेरे ऊपर, जिससे अब चुकाने का समय मिला है। मुझे अब ये जिन तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये कहते कहते मोहनलाल इस दुनिया से चला जाता है और जिन वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए उस परिवार को छोड़कर चला जाता है और इस तरीके से उस परिवार की जान बच जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।